हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई डीआरडीओ जेई जो इसका पार्ट 2 लेने वाले हैं। इसका फर्स्ट जो पार्ट 1 में इसका बहुत सारा कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि कोरोना यूजुअली ऑक्यूर व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द एयर अराउंड द कंडक्टर सक्सेस। देखिए, इसमें क्या बोला है कि जो हमारा एयर अराउंड, इसका मतलब होता है जो एयर अराउंड में जो एयर का जो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब यही बोला है। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर एयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ कितना होता है जब यहाँ पर कोरोना उत्पन्न होता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, तो ये हमारा कितना होता है 30 kV पर सेंटीमीटर होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि अ 50 वाट डीसी शंट मोटर इज लोडेड टू ड्रॉ रेटेड आर्मेचर करंट एट एनी गिवन स्पीड व्हेन ड्रिवन एट हाफ लोड ऑफ द रेटेड स्पीड बाय आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, देन व्हाट वुड बी द आउटपुट पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर। देखिए, शंट डीसी शंट मोटर, इसमें हमारा होता है पावर पूछा है, ठीक नहीं, पावर डिलीवर्ड। तो हमारा होता है पावर का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू ये हमारा होता है टार्क। ठीक है, तो यहाँ जो स्पीड है, स्पीड पहले नॉर्मल था, अब स्पीड क्या कर दिए हमारा हाफ ऑफ द रेटेड स्पीड। ये जो हमारा जो है स्पीड है इसको हाफ कर दिए हैं। ठीक है, तो जब स्पीड को हाफ कर दिए हैं तो हमारा जो पावर है वो भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस P इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, इस वजह से हमारा 25 आंसर आ जाता है। अब यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जीरो सीक्वेंस करंट पूछा है। जीरो की सीक्वेंस करंट आप जनरेटर फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है कि देन द करंट थ्रू द न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट। ठीक है, तो फॉल्ट के दौरान हमारा न्यूट्रल करंट को फाइंड करना है। तो ये इसका एक फार्मूला होता है कि न्यूट्रल करंट इज इक्वल टू यहाँ पर 3, यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट, ये हमारा एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूला में रख देंगे 3 × J30 पर यूनिट में होता है। ठीक है, तो J 3 × 9 9.0 पर यूनिट में ये इतना हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, C3 इसका आंसर है फाइनल। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देखिए, यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो पैरेलल ट्यून्ड सर्किट दिया है, जो पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन में हमारे तो है इम्पीडेंस है, इसको फाइंड करना रहता है। ठीक है नहीं, तो इसका सीधा डायरेक्ट एक शॉर्टकट फार्मूला ही होता है। मान सकते हैं कि अगर यदि तो है पैरेलल रेजोनेंस के कंडीशन में हमारा होता है तो इस कंडीशन में हमारा जो हमारा जो है रेजिस्टेंस ये कितना होता है, Z इज इक्वल टू L/CR। ये हमारा होता है, यही ये सीधा डायरेक्ट रटने वाली चीज़ है। ठीक है, जो यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर R है और L है और यहाँ पर C है। ठीक है, अब यहाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि क्लियरेंस एबो ग्राउंड फॉर EHV लाइन सेल नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो EHV मीन्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के केस में जो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। ठीक नहीं, क्लियरेंस एबो ग्राउंड। ठीक है नहीं, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, EHV के कंडीशन में हमारा जो है लाइन गुजरा हुआ रहता है, ये जो हमारा होता है ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ग्राउंड क्लियरेंस कितना हो जाना चाहिए, 5.2 मीटर ये होना चाहिए। इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइन
सेल नॉट बी लेस देन बोला है, इससे कम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैज़ द इक्वेशन, ये दिया हुआ है जो वी टी का मान है, व्हाट इज़ द आर एम एस वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों मान हमें ज्ञात करना है। तो वी टी इज इक्वल टू क्या दिए हैं, 200 साइन 370 टी, ये हमारा मान है। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, अब ये हमारा वी एम का मान दे दिए हैं, तो हम देख सकते हैं कि वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी एम बाई रूट टू होता है। ठीक है, अब वी एम बाई रूट टू इसका मतलब 200 बाई रूट टू, तो 200 बाई रूट टू किस में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी को भी देख लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी के केस में डब्लू ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो दिया है 2 पाई एफ होता है। ठीक है, तब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल लेते हैं कि ओमेगा बाई 2 पाई निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हमारा जो ओमेगा कितना है 370 बाई 2 पाई, पाई का मान हमारा कितना होता है, यहाँ जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 3.14, ये हमारा पाई का मान होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये इसको लिख देते हैं, इसको हम थोड़ा से मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारा इतना आंसर आ गया है। अब जैसे कि 300, ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारा कितना आ गया है, 370 इज इक्वल टू बाई 2 इंटू ये पाई का मान 3.14। अब इसको जैसे हम काटेंगे तो हमारा जो तो फाइनल आंसर होता है वो 60 हर्ट्ज आता है। ठीक है, या फिर जो होता है 3.14 को हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 370 2 इंटू यहाँ पर 22/7 होता है, तो 22 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर जिस प्रकार से काटेंगे तो कट सकता है। ठीक है, तो ये सभी को काटेंगे तो इसका फाइनल आंसर ही हमारा 60 हर्ट्ज आता है। अब यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस का मान ज्ञात कर, तो कंडक्टेंस का सीधा एसआई यूनिट क्या होता है, हमारा सीमेंस होता है। ये जो कंडक्टेंस है इसी का ही अपोजिट हमारा रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस का यूनिट कितना होता है, ये हमारा ओम में होता है। ठीक है, ये ओम, ये रेजिस्टेंस का मात्रक है, और यहाँ पर एम्पियर हमारा करंट का यूनिट है, और वोल्ट हमारा वोल्टेज का यूनिट है। अब यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है कि द हाईएस्ट वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया यहाँ पर बोला गया है। तो इंडिया में हाईएस्ट वोल्टेज हम कितना ट्रांसमिट करते हैं, 400 kV ये हमारा ट्रांसमिट किया जाता है, इससे ज़्यादा किया ही नहीं जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है HRC फ्यूज की कंडीशन। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि बेस्ट प्रोटेक्टेड इज़ प्रोवाइडेड बाय HRC फ्यूज इन केस ऑफ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो HRC फ्यूज़ का यूज़ क्यों किया जाता है, जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के केस में हमारे तो HRC फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, जो हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है ये HRC फ्यूज़। ठीक नहीं, तो शॉर्ट सर्किट केस में हम HRC फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, जो प्रोटेक्शन कवर का होता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर स्लैक बस के टर्म में कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, इसी चीज़ को ही बताना है। तो यहाँ पर हम एक देखते हैं कि इसमें 3 प्रकार के बस होते हैं। सबसे पहले में क्या होता है, जनरेटर बस, या फिर इसी को ही बोल सकते हैं वोल्टेज बस। ठीक नहीं, अब जनरेटर बस या फिर वोल्टेज बस,
तो जनरेटर बस जनरेट क्या चीज़ करते हैं, वोल्टेज, पावर, ये सब करते हैं ना। यहाँ पर वोल्टेज बस तो है ही, तो P और V, इसका मतलब होता है ये हमारा होता है ये स्पेसिफाइड किया जाता है जनरेटर बस या फिर वोल्टेज बस में P भी स्पेसिफाइड किया जाता है। अब सेकंड नंबर में हमारा क्या होता है, लोड बस। लोड बस क्या क्या हो सकते हैं, हमारा लोड देते हैं तो लोड देते हैं हम, तो हम रिएक्टिव पावर, ये इस टर्म में होता है जो लोड देते हैं, तो इसमें हमारा रिएक्टिव पावर केस होता है, तो यहाँ पर क्यों आ जाता है। और यहाँ पर तो पावर तो है ही, लोड दे रहे हैं तो हमारा पावर रहेगा, इसलिए P क्यों आता है। और थर्ड में हमारा होता है रिफरेंस बस, ठीक नहीं, या फिर इसी को ही बोला जाता है स्लैक बस, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा होता है रिफरेंस बस में क्या होता है, वोल्टेज होगा, ठीक है नहीं, और एक ये हमारा होता है एंगल हो जाता है, जो इसको हम फेस एंगल बोला जाता है। तो वोल्टेज और फेस एंगल ये हमारा होता है स्लैक बस के कंडीशन में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि वोल्टेज एंड एंगल, यहाँ पर V और एंगल डेल इज स्पेसिफाइड एट दिस बस, ये सही है, ठीक है। इट शुड बी द लार्जेस्ट जनरेटर बस इन सिस्टम, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही है। इट शुड बी लोकेटेड एट सेंटर ऑफ द एरिया, ये भी सही है। इट हैज़ फाइनाइट रिएक्टिव पावर, इसका मतलब क्यों, कैपेबिलिटी, ये गलत है। हम सिर्फ स्लैक बस में V और जो डेल, जो एंगल हमारा होता है फेस एंगल होता है, इसी को स्पेसिफाइड किया जाता है, इसलिए तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ लाइन विल बी ये इफ़ लेंथ ऑफ लाइन इज डबल, अगर दी लेंथ जो है हमारा होता है इसको डबल कर देते हैं तब की कंडीशन में सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हमारा क्या है कि V, ठीक है नहीं, जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है। तो सर्ज इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सर्ज इम्पीडेंस इज इक्वल टू √L/C। तो यहाँ पर लेंथ को डबल करना है, लेकिन यहाँ पर लेंथ कहीं पर है क्या, कहीं पास भी नहीं दिख रहा है। ये जो है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, इसलिए हमारा रिमेन सेम ही हो जाता है। जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग सेम ही रहेगा, अगर लाइन को चाहे डबल करो चाहे हाफ करो। अब यहाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इफ़ आयरन WI इज आयरन लॉस और WC इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड टू ऑब्टेन मैक्सिमम इफिशियंसी एट 4/5 फुल लोड। देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी के कंडीशन में हमारा आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस होता है, ठीक है। तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जो WC इज इक्वल टू I²R इसको बोल सकते हैं, ठीक नहीं। तो I²R लिख देते हैं, ठीक है, WI। अब ये जो होता है 4/5 फुल लोड कर देते हैं इसको, इसका मतलब हमारा जो है करंट में ही चेंज होगा रेजिस्टेंस, तो ये एकदम फिक्स है। तो 4/5 फुल लोड कर देते हैं, इसका मतलब 4/5 I का स्क्वायर हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 5 M 25, ठीक नहीं, I²R हो जाता है। अगर इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 16 चौक 64%। ये हमारा जो होता है 64, जो 64% ऑफ कॉपर लॉस, ठीक नहीं, कॉपर लॉस I²R, इसका मतलब होता है I²R का मतलब है हमारा कॉपर लॉस होता है। तो ये इसमें कहाँ पर है, आयरन लॉस, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में आयरन लॉस विल बी 64% ऑफ कॉपर लॉस। फर्स्ट आंसर हमारा क्लियर हो जाता है। अब यहाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द
वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर इज करेक्ट, ये करेक्ट के लिए बोला है, ठीक नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज इन इन्वर्टिंग मोड, ये गलत है हमारा, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इज इंट्रोड्यूस इन 180 फेज शिफ्ट, ये भी सही नहीं है। ये हमारा होता है फीडबैक नेटवर्क इज लीड लेड नेटवर्क, ये हमारा सही हो जाता है। द एम्पलीफायर गेन कंडीशन इज ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू 29, ये भी हमारा गलत है। तो फाइनल आंसर हमारा A3 आ जाता है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि SCR के कंडीशन में, SCR के कंडीशन में हम पार्ट 1 में भी देखे थे। तो जिस प्रकार से SCR का जो सिंबॉलिक डायग्राम क्या होता है हमारा, ये हमारा जो है SCR का सिंबॉलिक डायग्राम है, जहाँ पर एक एनोड होता है, कैथोड होता है और यहाँ पर गेट होता है, ठीक नहीं। और एक और चीज़ बताए थे जो यहाँ पर P N P और N, ये हमारा होता है, इसमें 3 टर्मिनल है और इसमें 4 लेयर है, ठीक नहीं। तो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है कि 4 लेयर और 3 टर्मिनल, ये 4th हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर 3 जंक्शन है, J1 J2 और J3। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारा होता है थेवेनिन्स, ये जो है हमारा होता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अच्छा यहाँ पर मिट गए है ना, यहाँ सॉरी, देखिए यहाँ पर थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए ये हमारा जो है 6 है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, 6 ओम है, ओके। और यहाँ पर हमारा जो है 100 वोल्ट है, ये दिया हुआ है। तो A और B के क्रॉस में हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके क्रॉस में हम रेजिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। तो इसको हम ओपन कर देंगे, जो 12 ओम होगा उसको हम ओपन कर देंगे, और बाकी जो होता है वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा होता है 2 8 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हम RTH फाइंड करेंगे। तो RTH फाइंड करेंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो 2 × 8 और 8 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर 6 चौक 24 प्लस 6, और यहाँ पर भी 8 दूनी 16 प्लस 24 बटा सॉरी ये 10 है 10, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा 6 4 10 और 2 1 3 1 4 बटा 10, ये इस प्रकार से हमारा फाइनल 4 ओम आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देखिए, इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में इंसुलेशन टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास B टाइप। देखो क्लास B टाइप के कंडीशन में हमारे होते हैं इंसुलेशन टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा क्लास जो है क्लास टाइप है, जो उसका टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है। Y, ठीक है, A E B, ठीक है, F H C, ये हमारे होते हैं बहुत सारा क्लास हैं, क्लास के टाइप्स हैं, जो क्लास Y टाइप हैं, क्लास A टाइप हैं, क्लास C टाइप, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो होता है Y में होता है 90 एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक नहीं। अब यहाँ पर जिस प्रकार से हम 15 ऐड करेंगे, तो 15 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है 105 हो जाता है, ठीक नहीं। यहाँ पर भी 15 ऐड करेंगे, तो 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाता है। अब यहाँ पर 15 ऐड ना करके यहाँ पर जो है 10 ऐड कर देते हैं। तो 10 ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर जो है 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 25 ऐड करेंगे, तो 25 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 ऐड जैसे ही ऐड करेंगे तो 10 30, यहाँ पर 155 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 25 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 25 ऐड करेंगे तो 5 5 10, यहाँ पर 180 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर भी 180 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 15 15 फिर 10 ऐड करेंगे, फिर 25 फिर 25,
वैसे ही हमारे ये चल रहा है। तो इसमें किसी का भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास बी का पूछा है तो क्लास बी का कितना होता है 130 डिग्री होता है। इस प्रकार से सेकंड हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा होता है डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर ही हम देख लेते हैं। यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर जिस प्रकार से बना देते हैं, यहाँ पर बनाएंगे तो मान के चलो इसको, ये वाला हमारा R1 है, ठीक नहीं, तो कोई भी एक को ही लेकर चलते हैं। तो R1 इज इक्वल टू ये हमारा रेजिस्टेंस और ये वाला हमारा, ये जो होता है इससे टिका हुआ है, ये दोनों का रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 25 और सभी को रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। 15 + 25 + 10, ये इतना हमारा कितना होता है 15 इंटू 25 और यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा जाता है 0 और ठीक है 2 2 4 1 5, इस प्रकार से 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ पर हमारा जाता है 7.5। तो 7.5 R1 में कहीं पास है क्या, यहाँ पास भी नहीं है, यहाँ पास भी नहीं है, यहाँ पास भी नहीं है, तो यहाँ पास हमारा सेकंड आंसर कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज विथ द डिक्रीज। यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होता है किसके रेट में डिक्रीज होता है, ये हमारा जिस प्रकार से देख सकते हैं कि टेम्परेचर है और यहाँ पर डिस्चार्ज रेट है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है स्टेट ऑफ चार्ज है नॉन ऑफ देव। तो डिस्चार्ज रेट के डिक्रीज होने के साथ साथ हमारा होता है टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होता है। इस प्रकार से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है, पार्ट 1 और अगले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।